नमस्कार। जेल प्रवास के दौरान कवि अपने परिजनों को याद कर रहे हैं और क्रमशः अपने माता और पिता को याद करने के क्रम में कवि जब सोचते हैं कि उनके पिता व्यायाम करके व्यायामशाला से नीचे आए होंगे और अपनी बाकी सभी बच्चों को देखे होंगे खेलते और हंसते हुए, लेकिन कवि को ना देख करके वो बहुत दुखी हुए होंगे और शायद रो भी पड़े होंगे। ये सोच करके कवि कह रहे हैं, पांचवा मैं हूँ अभागा। कवि जो अपने भाई बहनों में 5वें स्थान पर है, कह रहे हैं मैं भाग्यहीन हूँ, अभागा हूँ, जिसे सोने पर सुहागा। जिसे इनके पिता सबसे अधिक स्नेह करते थे और सोने पर सुहागा के समान समझते थे, यानी अपने अन्य बच्चों से श्रेष्ठ इन्हें समझते थे। पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं, और इनके पिता इन्हें याद करते रहे होंगे, उनके बारे में अन्य लोगों से चर्चा करते रहे होंगे, तो वे भाव विभोर भी हो गए होंगे। ये सब सोच करके कवि का हृदय दुखी हो रहा है। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। कवि कह रहे हैं कि आज उनके पिता जब मेरी कवि की चर्चा कर रहे होंगे और उन्हें न पाकर के उनके अन्य बेटे जो योग्य हैं, स्वर्ण के समान हैं, उन्हें एकदम हेटे यानी तुक्ष लगे होंगे। उन्हें लग रहा होगा कि उनका बेटा नहीं है, तो अन्य बेटे जो उनके सामने हैं वो उन्हें एकदम तुच्छ लगे होंगे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। उसका कारण कवि ये कह रहे हैं, क्योंकि मैं जो उन पर उनकी योग्यता को बढ़ाने के वाला था, ऐसा पिताजी सोचते थे, आज मैं भाग्यहीन होकर के इस जेल में बैठा हूँ। इसलिए पिताजी को अन्य बच्चों को देख करके उतनी प्रसन्नता नहीं होगी। और माँ ने कहा होगा, और पिता को इस तरह से दुखी होते हुए देख करके माँ ने उन्हें ढाढ़स बंधाते हुए, उन्हें सांत्वना देते हुए कहा होगा, दुख कितना सहा होगा, आंख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। यानी पिता और माँ जब चर्चा कर रहे होंगे भवानी की, उस समय माँ को भी दुखी होते हुए देख करके पिता यानी दोनों एक दूसरे को सांत्वना देते हुए कह रहे हैं कि दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, आंख में किस लिए पानी, यानी आंख में आंसू लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भवानी उस जगह पर अधिक अच्छी स्थिति में है, क्योंकि वो देश की आजादी में लगा हुआ है, देश की रक्षा के कार्य में लगा हुआ है। इसलिए उनके माता और पिता के लिए वह वहां अच्छी जगह पर है। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। उनकी माँ अपने पति अर्थात लेखक के पिता को समझाते हुए कह रही हैं कि वह तुम्हारे मन की बात को समझ करके और अपनापन समझ करके यानी आपका उसके प्रति जो इतना स्नेह है उसे समझ करके वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। यानी जिस लीक पर चलना तुमने सिखाया था, जो संस्कार दिए थे, उसी का वो अनुसरण कर रहा है, तुम्हारे ही द्वारा बताए गए मार्ग पर चल रहा है, यानी आजादी की लड़ाई में
शामिल हो रहा है, इसलिए हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा उसके माता और पिता एक दूसरे को समझा रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं। लीक पर चलना इस मुहावरे का सुंदर प्रयोग है, खड़ी बोली का प्रयोग है, भाषा सहज व सरल है और इन पंक्तियों से स्पष्ट हो रहा है कि पिता को भवानी से बहुत अधिक लगाव था, क्योंकि वह उन्हीं के द्वारा दिए गए संस्कारों को आगे बढ़ा रहा है, देश की आज़ादी में अपना पूर्ण सहयोग कर रहा है। इसलिए उनके पिता का उसके लिए विशेष स्नेह है। पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। कवि के माता और पिता जो भवानी को याद करके एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं और उसे समझ रहे हैं कि उसने उनकी बात को ही, उनकी लीक पर ही चल करके कार्य किया और आज वो आज़ादी की लड़ाई के संघर्ष में जेल प्रवास में है। तो उनकी माँ पिता को समझाते हुए कह रही हैं, पाँव जो पीछे हटाता, यदि वह आज़ादी की लड़ाई से खुद को पीछे करता तो निश्चित रूप से मेरी कोख को लज्जित करता, यानी मुझे इस बात का अफसोस होता कि मैंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। कवि की माँ कह रही हैं कि आप इस तरह से दुखी ना हो, नहीं तो आपको इस तरह से निराश होते देख करके हमारे दूसरे बच्चे भी उदास हो जाएंगे, रो पड़ेंगे। पिताजी ने कहा होगा, इस पर पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, यानी उन्हें इस बात को कहते हुए कितना दुख हुआ होगा जिसे उन्होंने सहन किया होगा। कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। उन्होंने कहा होगा कि नहीं, मैं रोता नहीं हूँ, मैं धैर्य को हमेशा धारण किए रहता हूँ, धैर्य नहीं छोड़ता हूँ। लेकिन वास्तव में उन्होंने वो अधीर हो उठे होंगे और निश्चित रूप से उनकी आंखों से अश्रु की धारा निकल पड़ी होगी। यानी कवि वर्षा के समय, जो लगातार वर्षा हो रही है, उस समय स्वयं दुखी है और अपने परिजनों को भी दुखी होता हुआ महसूस कर रहा है। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवें को वे न तरसे। यानी कवि कह रहे हैं, हे सजीले सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, और तुम जो पुण्यकारी हो और अपने पवित्र रूप में हो, तुम चाहे जितनी वर्षा कर लो, लेकिन मुझ पर इतनी कृपा करो कि मेरे परिजन, मेरे परिवार वाले मुझ पांचवे को याद करके दुखी ना हो, उनकी आंखों से आंसू ना निकलें। इसलिए कवि सावन को संदेश देते हुए उस वर्षा के माध्यम से कह रहा है कि उस वर्षा के माध्यम से तुम मेरे परिजनों को संदेश देना कि मैं मजे में हूँ, सही है, मैं इस जेल में बहुत ही मजे में हूँ, अच्छी स्थिति में हूँ, यही सच है। घर नहीं हूँ, बस यही है, बस मैं घर पर नहीं हूँ, अन्यथा मैं जहाँ भी हूँ वहाँ अच्छी स्थिति में हूँ, ऐसा संदेश मेरे घर वालों को देना। किंतु यह बस बड़ा बस है, कवि कह रहे हैं, लेकिन यह बस जो है, यह बहुत बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। कवि कह रहे हैं कि बस इसी बस में सब कुछ नीरस हो गया है, विरस हो गया है, रस रहित हो गया है। यानी मैं जो ये बात कह रहा हूं तुमसे, भले ही मैं ऐसा कह रहा हूं, लेकिन इसी बस के कारण कि बस मैं जेल में हूं,
अपने परिजनों के साथ नहीं हूँ, यह सबसे बड़े दुख का कारण है, यानी मुझे निराश करने वाला है। इन पंक्तियों में पिता की भावुकता का सजीव चित्रण हुआ है। सावन को यहाँ कवि अपने दूत के रूप में भेज रहा है और ये कवियों की प्राचीन परंपरा रही है जिसका प्रयोग मिश्र जी ने किया है। संवाद शैली है पुण्य पावन, इसमें पावन की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। बस इस शब्द में यमक अलंकार है। इसके दो अर्थ हैं, बस यानी केवल, बड़ा बस है, दूसरा बस यानी नियंत्रण, यानी इसी बस के कारण, इसी केवल के कारण सब कुछ मेरे नियंत्रण से बाहर है, ऐसा कवि सोच रहे हैं। खड़ी बोली का सुंदर प्रयोग है और मुक्त छंद है। नमस्कार। क्रमशः कवि जो कि सावन को संदेश वाहक के रूप में अपने परिजनों को अपनी सूचना देने को कह रहे हैं, उसे कुछ विशेष चीजें बताते हुए कह रहे हैं, किंतु उनसे यह न कहना, यानी उनके परिजनों को यह न कहना कि मैं यहाँ वास्तविक रूप से किस स्थिति में हूँ। उन्हें देते धीर रहना, उन्हें धैर्य बंधाते रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उनसे बताना कि मैं यहाँ जेल प्रवास के दौरान लेखन कार्य भी कर रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, यानी मैं यहाँ अच्छे कार्य में लिख पढ़ करके अपने दैनिक समय को व्यतीत कर रहा हूँ। काम करता हूँ कि कहना, उनसे बताना कि मैं यहाँ अच्छे से काम कर रहा हूँ, अच्छे कार्य कर रहा हूँ। नाम करता हूँ कि कहना, और उनके नाम को रोशन कर रहा हूँ, यानी सही कार्य करके उनके नाम का, यानी उन्हें मेरे इन कार्यों से लज्जित नहीं होना पड़ेगा, मैं ऐसी कोशिश कर रहा हूँ। चाहते हैं लोग कहना, और यहाँ जितने भी लोग हैं जो भी हमारे साथ आज़ादी की लड़ाई में हमारे साथ हैं, वो सब मुझे बहुत प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, चाहते हैं। मत करो कुछ शोक कहना, इसलिए आप लोग व्यर्थ में शोक ना करें, दुखी ना हो, क्योंकि एक परिवार को छोड़ करके मैं दूसरे परिवार के साथ हूँ, जो लोग मुझे स्नेह करते हैं, मुझे चाहते हैं, इसलिए आप व्यर्थ में दुखी नहीं हो। और कहना मस्त हूं मैं, और उनसे जाकर के कहना कि मैं इस नई दुनिया में पूरी तरह से मस्त हूं, काटने में व्यस्त हूं मैं, और गांधी जी के चरखे को काटने में व्यस्त हूं, यानी मुझे यहाँ काटने का कार्य दिया गया है, सूत काटने का कार्य दिया गया है, जिसे मैं अच्छे से करता हूँ। वजन 70 सेर मेरा, और मैं शारीरिक रूप से एकदम स्वस्थ हूँ, और मेरा वजन 70 किलो का है, और भोजन ढेर मेरा, और मैं खूब अच्छे से भोजन करता हूँ, यानी पूरी तरह से मैं स्वस्थ हूँ। कूदता हूँ, खेलता हूँ, दुख डटकर ठेलता हूँ। कवि कह रहे हैं कि मैं शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के कारण खूब उछलता कूदता हूँ, खेलता हूँ, और दुखों को अपने जीवन से पूरी तरह से हटाता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, यूं न कहना अस्त हूँ मैं। कवि कह रहे हैं कि
तुम गलती से भी उन्हें ये जा करके मत कह देना कि मैं यहाँ अस्त हूँ, यानी निराश हूँ। उनसे कहना कि मैं पूरी तरह से मस्त हूँ, अपने इस जीवन का पूरा आनंद ले रहा हूँ, ना कि मैं मेरी सच्चाई को उनके सामने प्रकट करना कि नहीं मैं मस्त नहीं हूँ बल्कि अस्त हूँ। ऐसा उनसे जाकर के बिल्कुल मत कहना। कवि ने प्राचीन समय में संदेश भेजने की जो स्थिति थी उसका सुंदर वर्णन किया है। सावन का इसमें मानवीकरण किया गया है जो संदेश वाहक के रूप में है। कहना शब्द की आवृत्ति हुई है। कहना शब्द इसमें बार बार आया है, जो बहुत ही मनमोहक और स्वाभाविक लग रही है। खड़ी बोली है, भाषा में प्रवाह है। काम करना की कहना, इसमें अनुप्रास अलंकार है, यानी जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति, काम करना का वर्ण की कहना, यानी का वर्ण की आवृत्ति हो रही, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। डट कर ठेलना और अस्त होना, ये मुहावरे हैं जिनका समुचित प्रयोग हुआ है। प्रसाद गुण है। नमस्कार। कवि अपने जेल प्रवास के दौरान जो उन्हें आजादी की लड़ाई के संघर्ष में मिला था, वहां पर उन्हें अपने परिजनों की याद आ रही है और वर्षा हो रही है, तो वे सावन को अपने संदेश वाहक के रूप में भेजते हुए कह रहे हैं, हाय रे ऐसा न कहना, कि हमारे परिजनों को जा करके उन्हें मेरी वास्तविक स्थिति से परिचित मत करा देना। है कि जो वैसा न कहना, जो वास्तव में है, मेरी उस स्थिति से उन्हें बिल्कुल अवगत मत कराना। कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, उन्हें ये बिल्कुल मत बताना कि मैं अपने परिजनों को याद करके पूरी रात जागता रहता हूँ और लोगों से भागता रहता हूँ। कह न देना मौन हूँ मैं, तुम उनसे गलती से भी ये मत बताना कि मैं यहाँ चुपचाप रहता हूँ, एकदम मौन हो गया हूँ, खुद न समझूं कौन हूँ मैं, और मेरी समझ में मैं खुद अपना परिचय खोता जा रहा हूँ, मैं कौन हूँ ये मैं भूलता जा रहा हूँ। देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना, तुम गलती से भी मेरी वास्तविक स्थिति को उनके सामने मत बोल देना, उन्हें कोई शक न देना, और किसी भी तरह से उन्हें संदेह करने की गुंजाइश मत छोड़ना, यानी मेरी वास्तविक स्थिति से उन्हें परिचित मत कराना, बल्कि जैसा मैंने तुम्हें अभी तक बताया उन सब बातों को जाकर के उन्हें सूचित करना। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। इन पंक्तियों को कवि पहले भी बोल चुके हैं प्रारंभ में, और अब अपनी सूचना पहुंचाने के क्रम में अंत में वो उसे फिर से कह रहे हैं, हे सजीले हरे सावन, हे सुंदर और हरियाली देने वाले सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, और तुम जो मेरे पुण्य से मिले हो, जो तुम इतने पावन हो, पवित्र हो, तुम बरस लो वे न बरसे, तुम जितनी चाहो उतनी वर्षा कर लो, लेकिन मेरे परिजन मुझे याद करके उनकी आंखों से अश्रुधारा ना निकले। पांचवे को वे न तरसे, और मैं जो उनके कवि जो अपने भाई बहनों में पांचवें स्थान पर हैं, वो कह रहे हैं
मुझ पांचवे को याद करके मेरे माता पिता भाई बहन किसी भी तरह से दुखी ना हो, तुम ऐसी सूचना उन्हें जा करके देना। कवि अपनी व्यथा को, अपने दुख को स्वयं तक ही सीमित रखना चाह रहे हैं। इसलिए वे सावन, जो कि उनके दूत के रूप में है, उससे कह रहा है कि उनकी वास्तविक स्थिति से उनके परिजनों को परिचित ना कराए। आदमी से भागता हूं, इसमें कवि की मार्मिक पीड़ा का चित्रण हुआ है। पांचवें शब्द से अभिव्यक्ति होने वाली करुणा मर्म स्पर्शी है, यानी पांचवा मैं हूं सुहागा। ऐसी बातें कवि ने पहले बताई है कि इन्हें इनके माता पिता विशेष स्नेह करते थे। इस पर यह बहुत ही मर्मस्पर्शी चित्रण है। सावन का मानवीकरण किया गया है क्योंकि वो एक संदेश वाहक के रूप में चित्रित किया गया है और सावन के लिए सजीले, पुण्य पावन आदि विशेषणों का, हरे, इन सभी विशेषणों का प्रयोग किया गया है। बक व शक ये शब्द भाषा को अधिक प्रभावी बना रहे हैं। पुण्य पावन, पावन की आवृत्ति होने के कारण इसमें अनुप्रास अलंकार है। खड़ी बोली में प्रभावी अभिव्यक्ति है, संवाद शैली का प्रयोग है एवं प्रसाद गुण है। बच्चों, इस प्रकार से आपका ये पाठ, इसके भावार्थ और काव्य सौंदर्य स्पष्ट हो गया है।